प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है इलेक्ट्रिक करंट के लेक्चर थर्ड में। आज हम बात करेंगे पावर यानी कि शक्ति। पावर, इलेक्ट्रिक पावर की हम यहां पर बात करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि कितना काम किया गया डिवाइड बाय कितने समय में किया गया। अगर मान लीजिए 500 जूल काम किया गया और 10 सेकंड में किया गया तो पावर कितनी आई? 50 वाट। क्योंकि शक्ति इसका मात्रक क्या है प्यारे बच्चों? इसका मात्रक वाट है। वाट, वाट, वाट यानी W से हम इसको लिखते हैं तो इसका मात्रक क्या है? वाट है। तो अगर इस प्रकार से अगर आपको W यानी कार्य बताया गया हो और समय बताया गया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको दिया हुआ हो कि इतनी वोल्टेज है और इतना करंट है, पावर कितनी होगी, तो उसके लिए फार्मूला होता है, पावर बराबर होती है V गुणा I। अगर आपको दिया हो वोल्टेज कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कितना है, और आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का मान कितना है, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। वी का मतलब क्या होता है? वोल्टेज यानी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और आई का मतलब होता है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। पी का मतलब अभी मैंने बता दिया, पावर यानी कि शक्ति। पावर मींस क्या होता है? शक्ति। तो अगर कार्य और समय दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर वैल्यू V और I की दे रखी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी हो I और R की यानी विद्युत धारा और प्रतिरोध की, तो प्यारे विद्यार्थियों I स्केयर R का भी फार्मूला आप पावर के लिए यूज कर सकते हो अगर वैल्यू दे रखी हो I और R की। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल मैं सभी के करवा दूंगा। ये वाला तो करवा दिया कि अगर कार्य 500 जूल दे रखा और 10 सेकंड में किया गया हो तो 50 वाट आएगी। या फिर एक प्यारे बच्चों एक और मैं बता देता हूं, पावर जो है V स्केयर बाय R के बराबर भी होती है अगर ये दो वैल्यू पेपर में दी गई हो। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां से इस जगह पे ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि किसी तार का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और उसके विद्युत धारा का मान 10 एंपियर है, पावर ज्ञात करो। पावर, पावर यानी शक्ति ज्ञात करो। तो दे क्या रखा है? V और I। V और I की पहचान कैसी होती है कि I का जो मात्रक है A है, एम्पियर है। तो अगर किसी के पीछे A लग रहा हो तो इसका मतलब वो I को बता रहा है यानी विद्युत धारा को बता रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, आपने समझ जाना है। जिसके आगे V लग रहा हो वो वोल्टेज को बता रहा है, तो बड़ा आसान है पहचानना। तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 220 गुणा 10, ये वाला फार्मूला लगेगा ना, तो ये आ जाएगी प्यारे बच्चों 2200 वाट। या इसको अगर किलोवाट में करना चाहें तो 2.2 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट के अंदर 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर किलोवाट में निकालेंगे तो 2.2, इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो प्यारे बच्चों कि किसी तार में से, ये पहले क्वेश्चन आ गया। दूसरा, किसी तार का जो विद्युत धारा का मान है, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो 15 एंपियर है। कितनी है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू? 15 एंपियर है। और उसमें उसका जो प्रतिरोध है वो 10 ओम है। कितना है? 10 ओम है। पावर ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों पावर कैसे निकलेगी? इसका फार्मूला लगेगा I स्केयर R, यानी I स्केयर गुणा R। क्योंकि I और R क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, I कितना है? 15, तो 15 का स्केयर कितना हो गया? 225 गुणा R 10 है, तो ये आ गया 2250 वाट। क्या आंसर आ गया? 2250 वाट। ठीक है, अगर तीसरी तरह की कंडीशन दे रखी हो प्यारे बच्चों, अगर ये बता रखा है कि उसकी वोल्टेज 220 वोल्ट है, वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट है, और प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध मान लीजिए 10 ओम है या 20 है, 20 ले लीजिए, 20 ओम है, और पावर ज्ञात करो। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। फार्मूला क्या है? V स्केयर बाय R। V यानी 220 का स्केयर बाय R। 220 का स्केयर कितना होता है? मेरे ख्याल में होता है 48400, इतना ही होना चाहिए, डिवाइड बाय 20 यानी 20। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2 दूनी 4,
दो चौके 8, दो दूनी 4, 2420 वाट। कितना आ गया? 2420 वाट आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप अगर कोई भी कंडीशन दे रखी हो, चार प्रकार से अगर पावर निकालनी हो, तो चारों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। ये फार्मूले कैसे बने एक दूसरे से वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि एक ही फार्मूला याद रखो और आपको सारे याद हो जाएं। जैसे मैंने बताया कि पावर क्या होती है, V गुणा I होती है, ठीक है। ओम का नियम याद है, V किसके बराबर होता है? I गुणा R, याद है ना? ओम के नियम के अनुसार पहले चैप्टर में करवाया था ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर है I गुणा R या R गुणा I। तो V की जगह अगर I गुणा R लिखें तो प्यारे बच्चों पावर किसके बराबर होगी? I, और I क्या होता है? I स्क्वायर गुणा R। बन गई ना फार्मूला। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों ओम के नियम के अनुसार V तो होता है I R के बराबर, और I क्या हुआ? I, R नीचे आ जाएगा V के, I V बटे R के बराबर होता है। तो अगर I की वैल्यू की जगह हम V बाय R लिखें तो क्या बन जाएगा? I की जगह लिख लिया V बाय R, तो ये बन गया V स्क्वायर बाय R। तो इस प्रकार से आप तीनों फार्मूले एक ही से बनते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। कभी सोचो कि सर इतने इतने फार्मूले कैसे याद करें, एक ही याद कर लो, बाकी ये दोनों 1, 2 और 3 ये तीनों एक ही से बनते हैं। क्योंकि अगर ओम का नियम अगर आपको याद है तो आप एक दूसरे की वैल्यू को बदल सकते हैं और उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इतना तो मेरे हिसाब से आप बड़ी आसानी से कर सकते होंगे। इतनी इजी लैंग्वेज में प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको यहां पर ये बता दिया। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तो हीटिंग इफेक्ट को लिखते हैं इंग्लिश के अक्षर आई से, सॉरी एच से, एच यानी हीट, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों आई स्क्वायर यानी विद्युत धारा का स्क्वायर गुणा आर गुणा टी, आई स्क्वायर गुणा आर गुणा टी। तो ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी का भी तापीय प्रभाव निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि 10 एम्पियर विद्युत धारा किसी तार में से बह रही है, उसका प्रतिरोध 5 ओम है और जो समय है वो 6 सेकंड तक बह रही है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट को ज्ञात करो। तो आई की जगह 10 लगा दिया, आर की जगह 5 लगा दिया, समय की जगह 6 लगा दिया, तो 100 गुणा 5 गुणा 6, तो ये आ गया प्यारे बच्चों 3000 जूल। और इसका मात्रक जूल है, जूल, क्योंकि ऊर्जा जितनी भी होती है ना, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, पेशीय ऊर्जा हो, कोई भी हो, उस सभी के मात्रक, यहां तक कि कार्य का मात्रक भी क्या होता है प्यारे बच्चों? जूल होता है, और इंग्लिश के अक्षर जे से लिखा जाता है। तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी अगर आपके यहां आता है पेपर में तो उसको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको यहां पर आनी नहीं चाहिए। अब जो चौथा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है वो आता है कि हमारे घर में बिल कितना आया, इतनी चीजें चल रही हैं, बिल कितना आया। बिल यानी आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कि आपके घर में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई, विद्युत ऊर्जा खर्च हुई। तो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी खर्च होगी वो डिपेंड करता है आपके घर में चल क्या क्या रहा है, यानी कितनी पावर की क्या क्या चीजें चल रही हैं। 100 पावर का कोई आपको पंखा चल रहा है, 250 पावर का 250 वाट का आपके फ्रिज चल रहा है, या 250 वाट का कूलर चल रहा है, या हो सकता है 1.5 किलोवाट का आपके एसी चल रहा हो। तो उन सभी की पावर को जोड़ करके समय से गुणा कर दो। तो इसका फार्मूला होता है P गुणा T। फिर लिख देता हूं मैं, विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने का यानी एनर्जी ज्ञात करने का फार्मूला है P गुणा T। तो पावर यानी घर की सारी चीजों को जोड़ लो और वो कितने घंटे चली। यहां पर हमने जो रीडिंग निकलती है वो घंटे की निकलती है प्यारे बच्चों। कोई चीज कितने किलोवाट की चीज निकली, क्योंकि जो रीडिंग होती है ना इसकी यूनिट होती है किलोवाट घंटा, जो कमर्शियल यूनिट है, व्यापारिक मात्रक।
ये पूछ लिया जाता है कि विद्युत ऊर्जा का कॉमर्शियल यूनिट यानी व्यापारिक मात्रक क्या है। व्यापारिक मात्रक तो वो है प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा। के यानी किलो, डब्ल्यू यानी वाट और एच मतलब क्या होता है घंटा। तो व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए किलोवाट घंटे में। अगर आपको मीटर की रीडिंग के हिसाब से बिल निकालना है कि आपके घर में ये चीजें चल रही हैं, कितना बिल आएगा, तो वो आंसर आना चाहिए किलोवाट घंटे में। यानी जितनी भी पावर है उन सबको किलोवाट में बदल दो। कैसे बदलोगे? सभी को जोड़ के 1000 से भाग कर दो तो किलोवाट बन जाएंगे वाट के, और टाइम तो घंटे में होगा ही होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं एक घर में 100 वाट के 5 पंखे, 100 वाट के 5 पंखे, 5 पंखे, ठीक है। 500 वाट का एक फ्रिज, 500 वाट का एक फ्रिज और 2000 वाट का एक एसी। एसी काफी ज्यादा लाइट लेता है, 2000 वाट तक भी हो सकता है। 2000 वाट का एक एसी हर रोज कितने घंटे चलता है? हर रोज 5 घंटे चलते हैं। ये मान लो कोई हो सकता है 24 घंटे भी चले, 5 घंटे मान लेते हैं चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं। तो जून में कितनी बिजली खर्च करेंगे? जून माह में कितनी बिजली खर्च होगी? कितनी ऊर्जा खर्च होगी? ऊर्जा बोल लीजिए या बिजली बोल लीजिए, कितनी ऊर्जा खर्च होगी? तो फार्मूला वही है प्यारे बच्चों, E बराबर P गुणा टी। E बराबर P गुणा टी। अब P निकाल लो। P क्या है? 100 वाट के 5 पंखे, तो 100 गुणा 5 500 हो गए, प्लस 500 वाट का एक फ्रिज प्लस 500 प्लस 2000 वाट का एक एसी। तो ये चीजें आपके घर में इतनी पावर खर्च हो रही है। 5 पंखे चल रही हैं, एक फ्रिज चल रहा है, एक एसी चल रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 500 और 500 1000 और 2000 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3000 वाट हो गया। इसके किलोवाट बनाओ क्योंकि आंसर किलोवाट में आना चाहिए। तो ये हो गया 3 किलोवाट। क्या हो गया ये? 3 किलोवाट। ठीक है, किलोवाट में समझ में आ गया ना कि किलोवाट में हमने आंसर लेना। तो ये हो गया 3 किलोवाट। क्या हो गया ये? 3 किलोवाट। ठीक है, 3 किलोवाट हो गया। कितने घंटे चलते हैं? 5 घंटे। और कौन से महीने का निकालना है? जून का। जून में कितने दिन होते हैं? 30। एक दिन में 5 घंटे, 30 दिन में 150 घंटे। समय क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5 घंटे रोजाना और 30 दिन तक चलेंगे तो कितने घंटे हो गए? 150 घंटे हो गए प्यारे बच्चों। 150 घंटे कितने हो गए? 150 आवर्स, 150 घंटे हो गए। तो बस आंसर आ गया। तो E बराबर P गुणा टी है ना। E बराबर क्या है? P गुणा टी। P अपना 3 आ गया क्योंकि 3000 वाट थे, हमने आंसर लेना है किलोवाट में, तो 3 आ गया। घंटे आ गए 150, तो हमारी कितनी यूनिट खर्च हुई? 450 किलोवाट घंटा। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों हमारी जो है 450 यूनिट खर्च हो गई। आंसर क्या आ गया? 450 आ गया। क्या आ गया आंसर? 450 आंसर आ गया। 450 यूनिट खर्च हुई। कई बार पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है कि एक यूनिट का खर्चा, एक यूनिट जो है, एक यूनिट 6 रुपए की है। आजकल 5-6 रुपए की यूनिट होती है, कई कई जगह पर 14-14 रुपए की भी यूनिट है कॉमर्शियल अगर देखा जाए, तो एक यूनिट 6 रुपए की है। तो कुल बिल कितना आएगा? कुल बिल, टोटल बिल कितना आएगा? कितनी यूनिट खर्च हुई थी पीछे देख लो, एक बार पीछे चलते हैं। 450 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहते हैं हम। तो 450 यूनिट खर्च हुई थी, 450 आंसर आया था। तो इसका मतलब क्या कि 450 यूनिट खर्च हुई, 450 किलोवाट आवर यानी 450 यूनिट खर्च हुई। तो एक यूनिट 6 रुपए की है, तो फिर बिल कितना आएगा? 450 इंटू 6 कैलकुलेट कर लो। एक महीने का जो बिल आएगा प्यारे बच्चों आपका वो 2700 रुपए आएगा। 2700 रुपए। अगर इतनी चीजें आप 5 घंटे हर रोज चलाओगे, 2 किलोवाट का एसी, एक 500 वाट का फ्रिज और 100 वाट के 5 पंखे हर रोज 5 घंटे चलाओगे तो 2700 रुपए बिल आएगा आपका एक महीने का। नोट कर लेना। इसी तरह से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। एक और निकाल देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से यह क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2।
एक घर में 100 वाट के 10 पंखे, ठीक है, और 10 वाट के 10 बल्ब चल रहे हैं, 10-10 वाट के। सारी चीजें देखेंगे अब की बार, ठीक है। 200 वाट का एक टीवी, ठीक है। 500 वाट का एक फ्रिज और 1500 वाट का एक एसी हर रोज 10 घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे, हर रोज 10 घंटे चल रहे हैं। अप्रैल मास का बिल ज्ञात करो। कैलकुलेट द बिल ऑफ अप्रैल मंथ। अप्रैल मास का बिल ज्ञात करो यदि एक यूनिट का खर्चा 5 रुपए हो। 5 रुपए मान लेते हैं अब की बार कि एक यूनिट का खर्चा 5 रुपए हो, ठीक है। तो अप्रैल महीने में कितना बिल आएगा? बिल्कुल आसान है। ई बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? ई बराबर क्या होता है? पी गुणा टी। तो पहले पी निकाल लो। पी किस किस का है? 100 वाट के 10 पंखे, 100 गुणा 10, 1000 तो यही हो जाएगा। 10 वाट के 10 बल्ब, 100 ये हो गए, ठीक है। और 200 वाट का एक टीवी, 200 ये हो गया। फिर 500 वाट का एक फ्रिज, 500 ये हो गया। फिर 1500 वाट का एक एसी, तो 1500 ये हो गया। टोटल जोड़ लो अब इनको, कितना हो गया? 1000 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1500, कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1100, 1300, 13 और 5 18, 18 और 15 3300 वाट हो गया। किलोवाट में बदल लो इसको पहले, तो आंसर आ गया 3.3 किलोवाट। क्योंकि जो हम ये वैल्यू डालेंगे किलोवाट में होनी चाहिए। हर रोज कितने घंटे चल रहे हैं? 10। टाइम कितना हुआ? 10 घंटे। कौन से महीने का निकालना है? अप्रैल का। अप्रैल में होते हैं 30 दिन, तो 300 घंटे चल गए अप्रैल में। कितने घंटे? 300 घंटे चल गए प्यारे बच्चों। तो ई बराबर क्या होता है? पी गुणा टी। ई बराबर क्या होता है? पी गुणा टी। पी तो आया 3.3 और ये आया गुणा 300, ठीक है। 3.3 गुणा 300, तो ये आ गया प्यारे बच्चों। इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डेसिमल हटाने के लिए हम यहां पर इसके डिवाइड बाय 10 लगा लेते हैं और इसका डेसिमल यहां से गायब कर देते हैं। 0 से 0 कट गई, तो 33 थिया 99 और ये आ गई 0। 990 यूनिट आ गई। कितनी आ गई? 990 यूनिट्स। कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 990 यूनिट्स आंसर आ गया, 990 यूनिट्स। तो एक यूनिट का खर्चा कितना बताया? 5 रुपए। तो कुल बिल कितना आ गया? कुल बिल निकालो, कुल बिल कितना आ गया? कुल बिल यूनिट कितनी खर्च हुई? 990। तो 990 गुणा 5 कितना हो गया? 0 की 0, 9 5 जा 45, फिर 45 और 5 50, 5050 रुपए। मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, शायद ना दिखे आपको। 5000, सॉरी 5 नहीं, 4950 आया। 4950, 4950 रुपीज। तो ये आ गया आपका कुल बिल का खर्चा। कितना बिल आ जाएगा आपके घर में अगर आपने इतनी चीजें चला रखी हैं तो कितना आसान है। मेरे हिसाब से तो कोई मुश्किल है नहीं। आगे 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन की, आप एक्सरसाइज में से जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर की भी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार उनको सोल्व करना है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब आपके लिए मैंने एक पेज दे दिया कि सारे फार्मूले इस पेज पे हैं। अगर विद्युत धारा निकालनी है V/R, ठीक है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है तो V/R। इसी से फिर R निकालना है तो V/I। I निकालना है तो निकल ही गया,
और अगर V निकालना है तो ये फिर गुणा हो जाएगा I गुणा R। उसके बाद ये तीन एक फार्मूले हो गए, पहले का हो गया ये। दूसरा आवेश का, आवेश का क्या है, क्या वो निकालना है I गुणा T। I निकालना है तो क्या वो इधर आ जाएगा क्या वो बाय T, और T निकालना है तो क्या वो बाय I। क्या वो क्या है आवेश, और I क्या है प्यारे बच्चों विद्युत धारा, और T क्या है समय। तो ये दूसरा फॉर्मूले के पार्ट आ गए कि कुछ भी पूछे तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये 4-5 फार्मूले तो इसी से बन गए। प्रतिरोधकता का मैंने बताया था प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता क्या होता है, R गुणा A बाय L। प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल यानी कि एरिया डिवाइड बाय L यानी कि लंबाई, इसी से R भी निकल जाएगा। R बराबर है ये गुणा A, प्रतिरोधकता गुणा L डिवाइड बाय A, तो इसी से R भी निकल सकता है। उसके बाद शक्ति यानी पावर, तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया पावर। पावर क्या होता है प्यारे बच्चों, V गुणा I, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I स्केयर R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V स्केयर डिवाइड बाय R। ये फार्मूला नंबर 4 आ गया प्यारे बच्चों। उसके बाद ऊर्जा E क्या होती है P गुणा T, या इसको V गुणा I गुणा T भी कह सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है पेपर में। या फिर प्यारे बच्चों I स्केयर गुणा R गुणा T से भी कह सकते हैं, ज्यादातर में तो ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये फार्मूला नंबर आ गया प्यारे बच्चों 5। ठीक है, उसके बाद क्या है कार्य, कार्य यानी कि W क्या होता है विभवांतर गुणा आवेश, V गुणा क्यू, और V क्या होता है प्यारे बच्चों कार्य डिवाइड बाय आवेश, और आवेश क्या होगा W बाय V। तो ये एक फार्मूले से 3 ये बन गए। अगर कार्य निकालना है तो ये वाला यूज करो, विभवांतर अगर ये दो चीजें दे रखे तो ये वाला करो, नहीं तो ये करो। ये हो गया फार्मूला नंबर 7। उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो था प्रतिरोध जो थे वो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, वो फार्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब क्वेश्चन और आते हैं कि एक तो हमारे घरों में वोल्टेज कितनी आती है, वोल्टेज कितनी आती है प्यारे बच्चों, ये आती है 220 वोल्ट। कारखानों में कितनी आती है, कारखानों में 440 वोल्ट। अमेरिका में कितनी आती है, अमेरिका के अंदर कितनी वोल्टेज होती है, अमेरिका में वोल्टेज, तो अमेरिका में वोल्टेज होती है प्यारे बच्चों 110 वोल्ट पे चलते हैं उनके वहां। अब बात आ गई स्विच की, नोट कर ले, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, नोट। दूसरा नोट स्विच हमारे घरों में 2 प्रकार के स्विच होते हैं, एक होते हैं 15 एम्पियर के, एक होते हैं 5 एम्पियर के। 15 एम्पियर वाले किसके लिए होते हैं, एसी के, हीटर के, ठीक है, फ्रिज के। और जो 5 एम्पियर वाले होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जैसे पंखे का, बल्ब का छोटे बटन, ये पावर बटन कह देते हैं जिसको, पावर बटन बोल देते हैं इसको, पावर बटन 15 एम्पियर का होता है ये। पंखे का, बल्ब का, जो छोटी मोटी चीजें चलती हैं, टीवी का, ये जो स्विच होते हैं ये होते हैं 5 एम्पियर के। ये भी आपने प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं तारें। ठीक है, तो हमारे घर में 3 प्रकार की तारें आती हैं, एक हरे रंग में, ठीक है, हरे रंग की तार 3 होती है, एक जो तार आती है उसमें 3 प्रकार की वायर होती है, एक हरे की, एक पीला या काले रंग की होगी, बीच वाली जो होगी पीले या काले रंग की होगी, और तीसरी जो होगी प्यारे विद्यार्थियों वो लाल रंग की यानी रेड होगी। तो ये तो कहते हैं हम लाइव वायर है, लाल रंग वाली जो तार होती है उसे बोलते हैं कि लाइव वायर है, ये सजीव तार है, सजीव, ठीक है, लाल वाली। और ये जो होती है प्यारे बच्चों पीले और काले की, इसको हम बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल, उदासीन तार, उदासीन। सजीव को हम विदुन में भी बोल देते हैं, दोनों लिख दूंगा मैं यहां पर, उदासीन तार, उदासीन तार। इसको सजीव को विदुन में तार भी बोल देते हैं, विदुन में तार, ठीक है, सजीव या विदुन में तार। और जो हरी रंग की होती है प्यारे बच्चों वो होती है भूतार,
यानी कि अर्थ वायर। अर्थ वायर, अर्थ वायर का काम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हम बता देते हैं आपको। अर्थ वायर का काम क्या होता है, भूतार का अर्थ वायर का काम क्या होता है, ये हमारे घर में सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है, सेफ्टी के लिए। ये हमारे घर में सुरक्षा उपकरण है, सुरक्षा उपकरण। सुरक्षा कैसे करती है ये, क्योंकि अधिक विद्युत धारा आने पर, अधिक विद्युत धारा आने पर यह उसे जमीन में भेज देती है। विद्युत धारा का मान आने पर यह उसे जमीन में भेज देती है, तो इसीलिए करंट वगैरह नहीं लगता अगर अर्थिंग कर रखी हो तो। इसलिए अर्थिंग करना बहुत जरूरी होता है। जमीन में भेज देती है प्यारे बच्चों, जमीन में भेज देती है, जिससे करंट नहीं लगता, जिससे करंट नहीं लगता, जिससे करंट नहीं लगता। तो जो तीसरा स्विच होता है ना आपके घर में, अगर आपने देखा होगा इस प्रकार के जो स्विच होते हैं, एक ऊपर होता है, दो नीचे होते हैं, तो ये वाला जो होता है ये प्यारे विद्यार्थियों अर्थ का होता है। ये प्लग, ये ऊपर वाला जो प्लग होता है ये अर्थ का होता है। अब तो भूतार का समझ में आ गया ना कि अर्थ वायर हमारे घर में सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। एक और है सेफ्टी डिवाइस जिसे हम बोलते हैं फ्यूज। फ्यूज, फ्यूज भी क्या है, सुरक्षा उपकरण है आपके घर में। फ्यूज ये भी क्या है, सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा उपकरण। अगर फ्यूज घर में लगे हुए हैं तो इसका मतलब कि आपके घर की तारें अगर ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया तो जलेंगी नहीं। कैसे कि फ्यूज टंगस्टन का, आमतौर पर यह भी पेपर में आ जाता है कि फ्यूज किसके बने होते हैं, टंगस्टन के। टंगस्टन का एक पतला तार होता है, एक पतला तार होता है। इसका फायदा क्या होता है फ्यूज का, टंगस्टन का एक पतला तार होता है तथा ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर, ओवरलोड होने पर यह पिघल जाता है, यह पिघल करके टूट जाता है प्यारे बच्चों, पिघल कर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि ये जो फ्यूज होता है इसका जो गलनांक होता है बहुत कम होता है, इसलिए ये गर्म होकर जल्दी टूट जाता है। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी जल्दी मेल्ट हो जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, हिंदी में लिख देता हूं गलनांक, बहुत कम होता है, इसलिए बहुत जल्दी टूट जाता है। और इसके टूटने का फायदा यह है कि बिजली चली जाएगी, घर से इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, होता है, जिसके कारण घर की बाकी तारें जलने से बच जाती हैं। घर की बाकी तारें जलने से बच जाती हैं, क्योंकि लाइट ही चली जाएगी। जब ये टूट जाएगा तो करंट घर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा करंट फ्यूज में से होकर ही हमारे घर में एंटर करता है। सबसे पहले फ्यूज ही लगा होता है। तो इसी कारण, जिसके कारण घर की बाकी तारें जलने से बच जाती हैं, बाकी तारें जलने से बच जाती हैं। इसका फायदा यह होता है कि घर की बाकी तारें जलने से बच जाती हैं। तो ये किसका फायदा है, ये फायदा है प्यारे विद्यार्थियों फ्यूज का। ये फायदा किसका है, फ्यूज का है। फ्यूज के लगे रहने से हमारे घर में जो है अगर किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो गया तो कल्ला फ्यूज का तार बदलना पड़ेगा, जो 2 या 3 रुपए का या 1 रुपए का आएगा। बाकी तारों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इसीलिए फ्यूज को भी हम क्या कहते हैं, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट यानी सुरक्षा
डिवाइस यानी सुरक्षा युक्ति या सुरक्षा उपकरण कहते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में अगर ये आए कि हमारे घर में कौन कौन से सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट हैं, तो एक तो अर्थ वायर है, दूसरा फ्यूज है। फ्यूज किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है आमतौर पर, और नाइक्रोम का भी पूछ सकते हो। तीसरा जो आता है कि फ्यूज का फायदा क्या होता है, फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, ज्यादा होता है, कैसा होता है, तो बहुत ही कम होता है। उसका फायदा क्या होता है कि अगर लोड बढ़ गया तो फ्यूज कम, गलनांक कम होने के कारण बहुत जल्दी पिघल करके टूट जाता है, जिससे पावर सप्लाई चली जाती है और बाकी घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे कुछ तारे हैं कुछ भी है, वो जलने से बच जाते हैं। इसलिए हम इसको भी सेफ्टी डिवाइस कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक करंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आपको बढ़िया लगा होगा। कल को फिर हम नया लेक्चर लेकर के आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।